नमस्कार, मैं संजय सोनवणे। हमारे मित्र जगदीश कामले जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। वो सवाल है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र आकाश का शास्त्र या जिससे भविष्य बताया जाता है आदमी का, या वो शास्त्र, और दोनों में क्या फर्क है और इसका इतिहास क्या है? मैं मित्रों आपको एक बात बता दूं कि इंसान जब इस धरती पर आया, उसको अपने भवताल का जो विश्व है वो तो दिखता ही था। रात होती थी, वो नैसर्गिक रूप से आकाश की ओर भी देखता था और निरीक्षण करता था। धीरे धीरे उसके समझ में आया कि आज जो प्रकाशमान तारा है वो किधर था, वो कहीं और चला गया है। उसकी जगह और किसी नक्षत्रों ने या तारों ने ले ली है। और जो तारों के जो समूह उसको दिखाई देते थे, तो उसकी कल्पना शक्ति इतनी अद्भुततापूर्ण थी कि उसने उसको एक अपनी पुरा कथाओं में स्थान दिया। धीरे धीरे जैसे उसका ज्ञान बढ़ते गया, उसने ये समझ लिया कि नक्षत्र भी कब उगते हैं कब डूबते हैं, उसका भी एक निर्धारित समय होता है। आंखों से जो दिखाई देता था, जो ज्यादा प्रकाशमान था, वो उसके समझ में आता था। और उसने जो अपनी काल गणना है वो नक्षत्रों के आधार पर करने की शुरुआत की। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक लोगों का ये नक्षत्रों के या तारकाओं के बारे में ज्ञान क्या था। मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि हमें पता है सिंधु संस्कृति के लोग नौका नयन करते थे, जहाजों में सवार होके माल लाद कर वो विदेश यात्रा करते थे, व्यापार करते थे और वापिस भी आते थे। ये भी था कि वहाँ के भी लोग, भले मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, वहाँ के भी लोग व्यापार के लिए अपने जहाजों में, नौकाओं में माल लाद कर भारत आते थे और व्यापार करते थे। भले वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या मध्य भारत, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो। पुरातन बंदरगाह उस ढंग से बन गए, उसके पीछे भी उनकी साइंटिफिक सोच थी कि लहरें कब आती है कब नहीं आती है, और नौका अगर समंदर के किनारे लगानी है तो कब लगानी है कब नहीं लगानी। तो उन्होंने अपनी जरूरत को, देखिए, इंसान ने हर चीज जो खोजी है वो अपनी जरूरत के हिसाब से, जो गैर जरूरी लगता है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो नक्षत्र या ध्रुव तारा है, वो सबसे पहले ध्यान में ये जो नौका नयन करने वाले लोग थे, वो सिंधु संस्कृति हो या मेसोपोटामिया हो, उनके ध्यान में आया होगा। वैदिक लोग वो तो समुद्र के किनारे थे ही नहीं, उन्हें विदेश के साथ का जो व्यापार होता है समुद्र के जरिए, वो भी पता नहीं था। तो उनको ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो जानकारी नौकानयन करने वाले यात्रियों को होती है, उतना नहीं हो सकता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस दिशा से जा रहे हैं। वो जो नौका चलने वाला जो होता है, उसे पता होना पड़ता है कि हम किस दिशा से जा रहे हैं और हम कहाँ हैं, हमारा लोकेशन क्या है।
उसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो रात के आकाश को देखकर वो पता कर सकते थे, और वो 16वीं सदी तक लगभग यही जारी रहा, यही ढंग, यही तरीका जारी रहा। सबसे पहले जो कंपास या होका यंत्र जिसे हम कहते हैं, वो सिंधु संस्कृति ने बनाई, जिसके सबूत हमें मिले हैं। हो सकता है कि वो कंपास और मेसोपोटामियन हो, इजिप्शियन हो, वो संस्कृति में बनाई होगी, क्योंकि किसका इजाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका अंदाजा हम आज नहीं लगा सकते। मगर वैदिक लोगों ने वो हरगिज नहीं लगाया था, इसको हम यकीनन कह सकते हैं, क्योंकि उनका नौकानयन के जो संबंध था वो सिर्फ नदी पार करने तक सीमित था। इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, उतना ही उनका नौकानयन सीमित था। वो समंदर में अपने पोत हो, जहाज हो, नौका हो, वो डालकर दूर तक की यात्रा अगर करनी है तो सिंधु संस्कृति को मालूम था, मेसोपोटामियन या सुमेरियन कल्चर को, इजिप्शियन कल्चर को मालूम था। तो उनके लिए जरूरी ये था कि आकाश में तारे कहाँ है, उनका स्थान क्या है, और किस सीजन में उनका स्थान क्या होता है, क्योंकि तारे या नक्षत्र स्थान बदलते हैं। तो नक्षत्रों की कल्पना ये सबसे पुरातन कल्पना है, और जो तारा कभी अपनी जगह छोड़ता नहीं उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारे को उत्तर में लक्ष्य में रखते हुए ये नौकानयन करने वाले सेलर्स अपनी दिशा का अंदाजा लेते हुए आगे बढ़ते थे। उन्हें सिर्फ आकाश के तारों का स्थान का ही पता होना काफी नहीं था, उन्हें हवा का झोंका किस तरफ से आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, कहाँ आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, इसका भी अंदाजा होना बहुत जरूरी होता था। और इन्होंने अपनी जरूरत के साथ उसको भी बहुत विकसित किया। इसलिए ये जो समंदर के मार्ग से व्यापार बढ़ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु संस्कृति के लोगों को ये ज्योतिष, आकाश का शास्त्र, एकेडमिकली उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, कि आकाश में कौन से तारे कब कहाँ किस स्थिति में होंगे उस हिसाब से करना है, और ध्रुव तारा किस दिशा में है उससे हमें ये करना है। अभी हम ये सिंधु संस्कृति में बात करते हैं, वो ईसा पूर्व 3500 साल पुरानी बात करते हैं। ये वेदों की जो बात है वो ईसा पूर्व 1500 साल पहले लिखना शुरू हुआ, और उसका ऋग्वेद कंप्लीट कब हुआ, ईसा पूर्व 1200 में, लगभग 100-200 साल आगे पीछे हो सकते, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं सकता। वैदिकों के ख्यालात जो थे नक्षत्रों के बारे में वो बहुत अलग थे। उनको उनका जो कहना था, ये जब ईरान में, या जो पुरातन ईरान और मॉडर्न अफगानिस्तान, साउथ अफगानिस्तान, उनको लगता था कि जब कृत्तिका नक्षत्र पूरब से उगता है तो वसंत संपत यानी उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये तो सबको पता था कि सूरज धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता है या दक्षिण की तरफ जाता है। ये पूरे दुनिया में जो भी सभ्यताएं थी उन्हें पता था, क्योंकि ये दिखने जैसी, समझने जैसी साधारण सी बात है, इसके लिए बहुत विद्वत्ता की, बुद्धिमानी की, होशियारी की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये तय किया था वैदिक लोगों ने कि कृत्तिका नक्षत्र में वसंत संपात होता है, फिर मृगशीर्ष भी आ गया, अलग अलग आ गया। और वो कहते थे कि
हिमपात शुरू होता है कृत्तिका नक्षत्र के साथ। अभी हिमपात भारत में अगर हम देखेंगे तो हिमपात सिर्फ हिमालयन जो प्रदेश है वहां होता है, और जगह पे शायद ही होता है। मरो नक्षत्र से उसका कोई संबंध नहीं। हवामान जो आजकल बदल रहा है उससे कहीं कहीं दिखता है कि जो बर्फ नहीं गिरती, ओले गिरते हैं, या शीत इतनी होती है कि जो दो बिंदु होते हैं, जो भाप होती है उसके बर्फ में, या बहुत शीत ऐसे कण बनते हैं और वो सफेद दिखता है, जैसे महाबलेश्वर में महाराष्ट्र में दिखता है, या उत्तर भारत में भी दिखता होगा, कभी 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 कभार दक्षिण भारत में भी दिखता होगा। मरे कभी कभार होने वाली बातें है, इसको छोड़ो। मगर हिमपात, हिमपात सिर्फ अफगानिस्तान में होता है, भारत में हिमालयन प्रदेश छोड़ के कहीं नहीं होता है। तो ये लोग भारत के थे ही नहीं, ये तो उससे एक विश्वास हो जाता है कि ये जो लोग कहते हैं आजकल कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिमाचल प्रदेश में या हरियाणा में या पंजाब में या घग्गर नदी के किनारे सिंध प्रांत से जो बहती है, जो भारत से बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है, उस नदी के किनारे हमने वेद दिखे, और घग्गर नदी सरस्वती है, ये सरासर झूठ है। इससे पता चलता है क्योंकि इन्होंने वेदों में जो लिखा है वो इस कहने के विपरीत जाता है, वो सुसंगत नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। जो आकाश का निरीक्षण है वो बहुत जरूरी था, जिसे आज भी आम लोग खाटले का तारा या बाजले का तारा, खाटेचा तारा किंवा बाजेचा तारा कहते हैं, उसे वैदिक लोगों ने सप्तर्षि का नाम दे दिया। वो सप्तर्षि की 7 ऋषि, उनके नाम बदलते रहते हैं, कॉमन नहीं है, मगर ठीक है, उसे वो सप्तर्षि कहते थे, और लोग बाजले का तारा या खाटले का तारा कहते थे। तो ये नाम अलग अलग थे। ऋग्वेद में लिखा है, इसलिए वो पुरातन जमाने में लिखा है, इसलिए वो आज भी जैसे टेप रिकॉर्डर में मुखोद्गत बातें रह जाती है हमेशा के लिए, जैसे मेरा ये वीडियो भी रहेगा, उस ढंग से बहुत लोगों का ये कहना है कि ऋग्वेद जो जतन किया है मुखोद्गत परंपरा से, वो आज भी कायम है। मगर ये बात सही नहीं है। वॉन्कास्ट से लेके बहुत सारे विद्वान, माधव देशपांडे जैसे विद्वान ने भी एक कबूला है कि ऋग्वेद जो पाणिनि के समय उपलब्ध था, यानी 3री सदी में जो ऋग्वेद पाणिनि को उपलब्ध था, वो ऋग्वेद आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसको मुखोद्गत परंपरा से कायम रखा है, जो कि त्यों कायम रखा, ये बात सही नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कई बातें बदली गई है, इसलिए हमें ऋग्वेद को अंतिम मानकर नहीं चलेगा। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र वो होता है कि जो आकाश में जो भी घटना दिखाई देती है, आंखों से दिखाई देती है, या आजकल हम दूरबीन से हो, वो रेडियो दूरबीन हो या कांच की बनी दूरबीन हो, उससे देखते हैं, वो हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा तारा कितने प्रकाश वर्ष से दूर है। जैसे मित्र तारा या अल्फा सेंटारोस जिसे हम कहते हैं, वो 4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारा विश्व 16 अरब साल पहले बना,
ये हम क्यों कहते हैं कि जितना पुरातन तारा हमें दिखाई दिया आज तक, कि जिसकी रोशनी हम तक आज पहुंची है, वो 16 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ये सारी जो बातें उसके बारे में विवाद होते हैं, हुए हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी ये प्रकाश वर्ष, ये संकल्पना मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि प्रकाश एक ही गति से सब जगह से जाता है, ये मैं मानता नहीं हूं। मगर ये जो शास्त्र है वो सही मायने में ज्योतिष शास्त्र है। सहमति हो या ना हो, वो ज्योतिष शास्त्र है। और दूसरा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। मैं तुम्हें एक भविष्य बताता हूं। ये राशि है आपकी, ये आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, ये आपकी जन्म राशि है, और अमुक अमुक ग्रह अमुक अमुक स्थल पर बैठा है, इसलिए आपका अच्छा होगा, बुरा होगा, या जैसी स्थिति है वो चलती रहेगी। ये बताने वाला जो शास्त्र पैदा हुआ, वो मैं बात बता दूं, वो वैदिकों को मालूम ही नहीं था। वो ईसा पूर्व 3री सदी में जब ग्रीक अलेक्जेंडर के जो भारत में आक्रमण हुआ, उसके बाद इनको पता चला कि ग्रह होते हैं, राशि होती है, और उसके अनुपात में इंसान के ऊपर असर होता है, उसके भविष्य के ऊपर असर होता है। और ग्रह शांति की, अमुक ग्रह की शांति करो, तमुक ग्रह की शांति करो, इन लोगों ने बाद में वो इजाद किया। कहते हैं कि ग्रीकों ने ग्रह और राशि ग्रीकों ने खोजी, और भारत उनके जरिए आई। और यवन जातक नाम का जो ग्रंथ है, यवन जातक, जो गुप्त काल में लिखा गया, यवन जातक, यवन का मतलब ये होता है कि ग्रीक लोग, आयोनियन लोग जिसे हम कहते हैं, उसका रूपांतर या अपभ्रंश या करप्शन यवन है। तो ये यवन जातक ग्रंथ से भारत में राशि और ग्रह आए, ऐसा माना जाता है। मगर ये आए भारत में नहीं, ये वैदिक लोगों के लिए आए, क्योंकि ये जो भारत का व्यापार है, जो लोग आते जाते रहते थे, तो सांस्कृतिक कल्पनाएं, वैज्ञानिक कल्पनाएं, इजाद जो होते थे उसके बारे में कल्पनाएं, वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आती जाती रहती थी। मगर वैदिक लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि यहाँ ग्रह होते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि राशि होती है। उन्होंने धीरे धीरे ग्रीकों के आक्रमण के बाद वो मानना शुरू किया। वो यहाँ पहले ही था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लिखित साहित्य है, वेद भी लिखित नहीं थे, वो बात छोड़ो, मगर यहाँ के जो लोग थे, मूल निवासी जो थे, उनका लिखित आज उपलब्ध नहीं है। कहीं होगा भी तो इन लोगों ने गायब कर दिया होगा, नहीं तो आज भी वो उजाले में आने की कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये हुआ दूसरे ढंग का ज्योतिष शास्त्र, जो बताए कि अला फला ग्रह अला फला राशि में है, और अला फला राशि या ग्रह अमुक नक्षत्र में है, और आपके जीवन पर उसका असर पड़ने वाला है। ये फल ज्योतिष हो गया। मित्रों, मैं एक बात बता दूं, इंसान के ऊपर विश्व में जो भी घटना होती है उसका असर होता ही है। जैसे हम लूनाटिक कहते हैं कि अमावस हो या पूर्णिमा हो, कुछ लोगों पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या इमोशनल हो जाते हैं, या सुसाइडल हो जाते हैं। ये सही बात है। दूसरी बात है कि जब सूरज के ऊपर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, या उसे हम चुंबकीय आंधी कहेंगे, होते हैं, तो हम इंसान के ऊपर, जानवर के ऊपर, पशु पंछियों के ऊपर असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये वैज्ञानिक बात है। मगर
अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छा होगा। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में इन ग्रह नक्षत्रों के घटनाओं के ऊपर, क्योंकि हर ग्रह, हर नक्षत्र या विश्व में जो भी चीज है वो कोई प्रारण, जिसे हम कोई रेडिएशन छोड़ती रहती है। उनकी लहरें, गुरुत्वीय लहरें हो, चुंबकीय लहरें हो, वो सूक्ष्म लहरें हो, सूक्ष्म यामिकी यानी क्वांटम लहरें हो, वो फैलती रहती है। हम आज ये लहरों के महासागर के बीच बैठे हैं। वो लहरें 1, 2, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और ये जो 9, 10 ग्रह है, सिर्फ उनके थ्रू आने वाली लहरों के ऊपर हम नहीं हैं। हमारे ऊपर ब्रह्मांड में इतने सारी आकाशगंगाएं हैं, इतने सारे ग्रह है, तारे हैं, कृष्ण विवर है, ब्लैक होल्स है। उनसे आने वाली लहरें इतने बड़े पैमाने में है। वो बात छोड़ो, आजकल जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, वो लहरें जो है, वो लहरों के जरिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये लहरें जो है वो मैग्नेटिक लहरें हैं। वो रेडियो की हो, टीवी की हो, मोबाइल की हो, ये सागर है हमारे गिर्द, एक लहरों का सागर फैला हुआ है। तो उसका व्यक्ति के ऊपर असर होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि आदमी भी सोचता है, विचार करता है, कल्पना करता है, कुछ भी करता है, उसके दिमाग से भी लहरें बाहर जाती है। और दुनिया में 6 अरब लोग हैं, तो 6 अरब लहरें बाहर जा रही है। मगर ये 6 अरब वो रिसीवर भी है। वो जो सागर में, लहरों के सागर में हम बैठे हैं, तो लहरों का असर हम पर भी पड़ रहा है। हमारे सोच विचार पे पड़ रहा है, हमारे बर्ताव पे पड़ रहा है, हमारे मैं इस क्षण क्या सोच रहा हूं उसके ऊपर भी पड़ रहा है। मगर मगर वो मेरा फ्यूचर तय करेगा। वो निर्णायक शक्ति जो होती है ना, डिसीजन मेकिंग, वो इन शक्तियों के हाथ में नहीं है। वो मेरे बाहर जो लहरें जा रही है उसके भी हाथ में नहीं है। ये जो हमारे जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो होता है कि मैं शादी कब करूंगा, या लड़के की शादी कब होगी, लड़के की शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नफा मुनाफा कब मिलेगा, मैं घाटे में कब जाऊंगा, ये तय करने का कोई पावर इन लहरों के पास नहीं है। ये जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए हमें लगता है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है कि जो उसके ऊपर असर डाल रही है, मगर ऐसी कोई शक्ति नहीं। ना भगवान की शक्ति है, ना ग्रह नक्षत्रों की शक्ति है। आप भगवान की शक्ति पर भी विश्वास करते हो, भगवान की शक्ति पर भी विश्वास करते हो, और ग्रह नक्षत्रों की शक्ति पर भी विश्वास करते हो। ग्रह नक्षत्र बुरा कर सकते हैं आप मानते हो, कोई ना कोई अंगूठी पहन लेते हो, कोई ना कोई गले में माला पहन लेते हो, या किसी ना किसी मानसिक तांत्रिक के पास जाते हो। मगर मगर अगर भगवान के पास ही शक्ति है, तो ये ग्रह नक्षत्र भगवान ने ही बनाया है, तो आप ग्रह नक्षत्रों की शांति करो, उनकी उपासना करो, उनके मंत्र तंत्र करो, ये करोगे। और आज जिस भगवान ने आप मानते हैं कि बनाया, वही आपका कल्याण करने वाला है, उसकी पूजा प्रार्थना करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ईश्वर को आपकी कल्पना ने बनाया है ना। ईश्वर आपकी कल्पना में है, वो अस्तित्व है नहीं, वो मौजूद है नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र जो ग्रह नक्षत्रों के गति के बारे में, कौन सा ग्रह पुरातन है सृष्टि में,
इंसान जैसे या जीव सृष्टि है या नहीं, कौन सा तारा हमसे कितना प्रकाश वर्ष से दूर है, दुनिया में ब्लैक होल है या नहीं, यही सवाल अभी तक सुलझे नहीं है। तो हम ये 27 काल्पनिक नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र समूह में करोड़ों अरबों तारे ऐसे कि जो हमें आंखों से दिखते नहीं, दूरबीन से भी नहीं दिखते, या हमारी रेडियो दूरबीन है वो भी नहीं देख पाती। हमें जो ज्यादा प्रकाशमान है उतने तारे दिखाई देते हैं, और उनसे जो आकृतियां बनती है, 27 नक्षत्र है, 12 राशि है, 9 या 10 ग्रह है, जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से, और उनकी जो आकृतियां बनती है, जैसे कृत्तिका नक्षत्र हो, जैसे वृश्चिक राशि हो या तुला राशि हो, आकृति हम कल्पना की है, वो आकृति भी वैसी के वैसी नहीं है, हमने सिर्फ कल्पना, महज कल्पना की है। तो मुझे लगता है दोस्तों, हम विश्व के बारे में समझ लेना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विश्व समझने से आज भी हमारे समझ के बाहर है। मगर हम यदि ऐसा समझे कि अला फला नक्षत्र, अला फली राशि और एक ग्रह, और उस वजह से मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरी कल की सुबह शुभ होगी या अशुभ होगी या साधारण होगी, ये कल्पना करना बेकार बात है। ऐसी बात हमने करनी चाहिए। जगदीश जी, आपको मैंने ये जवाब दे दिया है। धन्यवाद।